देखिए आज हम देखेंगे मैक्सवेल नीडल। और मैक्सवेल नीडल जैसा आप जानते हैं कि आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जब भी आपसे कोई पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट आपका क्या है तो आपको पूरा बताना है। मैक्सवेल नीडल आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, मैक्सवेल नीडल आपका क्या है, सेटअप है। इस सेटअप से हम करना क्या चाहते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट है या एम है। तो आप देख रहे हैं कि हम आज अपने एक्सपेरिमेंट में मैक्सवेल नीडल की मदद से क्या करना चाह रहे हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है क्या। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है क्या, इसको ठीक ढंग से अगर समझना हो तो हमें अपने इंटरमीडिएट में इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता के नाम से एक चैप्टर पढ़ा है, उस प्रत्यास्थता वाले चैप्टर को एक बार रिवाइज करना चाहिए इसके वाइवा के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो वाइवा बेहतर हो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंटरमीडिएट की इलास्टिसिटी के पोर्शन को एक बार पढ़ें। अब देखें कौन कौन सा एपरेटस आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो मैक्सवेल नीडल और दूसरा आपका स्क्रू गेज की जरूरत पड़ेगी, मीटर स्केल की जरूरत पड़ेगी, स्टॉप वॉच की जरूरत पड़ेगी। फार्मूला यूज क्या है तो आपके सामने लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर का फार्मूला लिखा हुआ है, ईटा इज इक्वल टू 2 पाई एल m2 माइनस m1 कैपिटल L स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 4 t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। यहाँ देखिए सबसे पहले कभी भी फार्मूला लिख के ऐसे नहीं छोड़ा जाता है, वहां डिफाइन किया जाता है कि हर एक सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं स्मॉल l रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ द वायर को, स्मॉल r रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ द वायर को, कैपिटल L रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ द मैक्सवेल नीडल को, m1 क्या है मासेस ऑफ द हॉलो सिलेंडर्स, जो हम हॉलो सिलेंडर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनके मासेस के बारे में बता रहा है, m2 क्या है मासेस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, t1 क्या है टाइम पीरियड व्हेन हॉलो सिलेंडर आर इनसाइड, और t2 क्या है टाइम पीरियड व्हेन सॉलिड सिलेंडर आर इनसाइड। देखिए t1 और t2 यहाँ डिटेल हमने लिखा है, इसीलिए देखिए यहाँ जब हमने t1 और t2 लिखा तो हॉलो और सॉलिड की चर्चा नहीं की, इसलिए बहुत अलर्ट रहिएगा कि यहाँ साफ साफ मेंशन कीजिएगा ताकि टेबल में अपने आप ये बात स्पष्ट हो सके कि आप किसकी बात कर रहे हैं। क्लियर बात। अब आपने क्या किया, अगला पॉइंट हमने बेसिक प्रिंसिपल का हमें लिखना होता है। बेसिक प्रिंसिपल को मैंने एक लाइन में लिखा है कि बेस्ड ऑन द टॉर्सनल पेंडुलम। मैं ये सारी बातें थियरी की क्लास में डिटेल वे में पढ़ा चुका हूँ कि टॉर्सनल पेंडुलम क्या था, कंपाउंड क्या था, सिंपल क्या था, ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। और आपने देखा भी था कि ये सारी बातें हमने पढ़ा कहाँ था, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को निकाला, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालने के बाद इसका इक्वेशन पाया, टाइम पीरियड का फार्मूला पाए और फ्रीक्वेंसी पाए। तो इस तरह से आप ऑलरेडी इसको थियरी की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसके लिए हम इस वीडियो में कहीं भी इसकी बहुत डिटेल चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। ऑब्जर्वेशंस में अब आप देखेंगे तो यहाँ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि फार्मूला ही बता रहा है कि आपको जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ अधिक क्वांटिटीज की है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस आपको लेने हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन जो हम लेना शुरू करेंगे वो आप देख रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ t1 और t2 का है। टाइम पीरियड का हमने ऑब्जर्वेशन हमें पहले लेना है, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसको पहले जो सी सेक्शन है पहले इसको ही मेजर कर सकते हैं, क्योंकि सी सेक्शन जो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें देखिए लेंथ ऑफ द वायर है, लेंथ ऑफ द मैक्सवेल नीडल है, मास ऑफ द 2 सॉलिड सिलेंडर्स हैं और मास ऑफ द 2 हॉलो सिलेंडर्स हैं। इसीलिए देखिए जब हमने 2 सॉलिड सिलेंडर्स लिखा तो 2m2 लिखा, और 2 हॉलो सिलेंडर्स लिखा तो 2m1 लिखा, क्योंकि बेसिकली m1 और m2 एक एक सिलेंडर के मास हैं और है संख्या इनकी कितनी 2, तो ये 2m1 हमने यहाँ इसलिए देखिए साफ लिखा है। क्लियर बात। तो यहाँ आपको फार्मूले में m1 m2 की ही रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि चूंकि m1 m2 मैं आपको एग्जामिनेशन में या नॉर्मली जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो जो आपको सिलेंडर दिया जाएगा हॉलो और सॉलिड, उसमें m1 और m2 की वैल्यू लिखी रहती है। तो बाई चांस अगर m1 और m2 जो आपको पेयर के रूप में मिलेंगे, अगर बाई चांस आप मान लीजिए कि हॉलो सिलेंडर 60 ग्राम का मिला, दूसरा हॉलो सिलेंडर आपको 62 ग्राम का मिल गया, अगर ऐसा कहीं हुआ तो आप क्या करेंगे एवरेज ले लेंगे।
लेकिन अगर सेम मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का उपयोग करना पड़ेगा आपको, तो ये ध्यान में है। जो दूसरा टेबल आपको दिख रहा है वो डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ द वायर, इसका मतलब स्क्रू गेज का इस्तेमाल करना हमको आना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत हमारी होगी, जैसा हमको यहाँ से लग रहा है कि हमको चाहिए क्या क्या, तो हमको 3 चीजों की जरूरत पड़ती हुई नजर आ रही है, एक मीटर स्केल, एक स्टॉप वॉच और एक स्क्रू गेज। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मीटर स्केल की और देखते हैं कि मीटर स्केल पर जब हम काम करने की ओर बढ़े तो सबसे पहले क्या ध्यान में रखें। तो जैसा मैंने आपको बताया है, किसी भी सेटअप पर जब हम काम करने जाएंगे तो सबसे पहला काम होगा उस सेटअप का लीस्ट काउंट पढ़ना, कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू यू कैन रीड ऑन द स्केल, क्या हम कम से कम इस स्केल पर पढ़ सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलें तो हम देख सकते हैं कि मीटर स्केल पर सेंटीमीटर बना हुआ है, और अगर हम देखें तो 1 सेंटीमीटर का अगर हम कोई भी डिफरेंस ले कहीं भी, तो वह डिफरेंस 10 स्मॉल डिविजन्स में डिवाइडेड है, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब हुआ कि 1 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज लीस्ट काउंट ऑफ दिस मीटर स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर बात? तो इसका यूज हमको कहाँ करना है? इसका यूज हमको करना है जब हमको पढ़ना होगा लेंथ ऑफ द वायर और लेंथ ऑफ मैक्सवेल नीडल। क्लियर है? तो आप इसका लीस्ट काउंट समझ गए। सेकंड थिंग स्टॉप वॉच आती है, तो स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट मैंने इसके पहले भी आपसे डिस्कस किया था, मैं फिर डिस्कस करूंगा ताकि आप बाई चांस अगर कहीं कोई आपके अंदर हेजिटेशन हो तो वो समाप्त हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये हमारे सामने स्टॉप वॉच है। इस स्टॉप वॉच में अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉप वॉच में 2 कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक रेड और एक ब्लैक। रेड कलर से कुछ रीडिंग लिखी है, कुछ ब्लैक कलर से लिखी है, और एक बड़ी सुई है और एक छोटी सुई। छोटी सुई जहां चल रही है वहां आप देखेंगे थोड़ा बड़े बड़े ब्लॉक बने हुए हैं, एक ब्लॉक व्हाइट है, एक ब्लॉक रेड है। व्हाइट ब्लॉक पर जब आप चलेंगे तो इसका मतलब है बड़ी सुई, कोई भी एक ब्लॉक चाहे व्हाइट हो चाहे रेड, अगर बड़ी सुई पूरा करती है इट मीन्स दैट वह 30 सेकंड चलती है। अगर आप इनिशियल शुरू से चल रहे हो तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो छोटी सुई चलेगी वो व्हाइट ब्लॉक पर चलेगी। इसका मतलब है कि अगर छोटी सुई कहीं आपने रोका और व्हाइट ब्लॉक पर ही रुकी तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ब्लैक वाली रीडिंग पढ़नी है, और अगर वह छोटे ब्लॉक को पूरा मतलब व्हाइट ब्लॉक को पार करके रेड ब्लॉक के बीच में कहीं जा करके रुकी तो इसका मतलब है कि 30 सेकंड आप चल चुके हैं और आप आगे फिर पढ़ रहे हैं, मतलब आपको रेड वाली रीडिंग पढ़नी है। इसीलिए देखिए रेड रीडिंग की शुरुआत ही 31 से हो रही है। तो आप किसी भी 2 रीडिंग को लीजिए, 30 और 31। अगर इनिशियली चल रहा है तो 0 और 1 उसको पढ़ेंगे। क्लियर बात? तो 0 और 1 दैट इज 1 माइनस 0 दैट इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड अब कितने छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइडेड है, तो 1 सेकेंड अगर आप देखेंगे तो 10 स्मॉल डिविजन्स में डिवाइडेड है। इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 0.1 सेकेंड। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्टॉप वॉच। इस स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड है। ये हमारा दूसरा apparatus था जिस पर हमको रीडिंग लेनी थी, इसलिए मैंने आपको इससे परिचित कराया। अब आप स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, ये 9th स्टैंडर्ड में आप कोर्स में अपने फिजिक्स के पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इस पर चर्चा करूंगा और आप देखेंगे तो थोड़ा सा इस टेबल पर ध्यान दें। तो मैंने आपके ध्यान देने के लिए ही एक और एक्स्ट्रा टर्म इस्तेमाल किया है, जीरो एरर। जीरो एरर क्या है पहले यही समझ लेते हैं। जीरो एरर का मतलब है कि जब हम इस सेटअप को, इस इंस्ट्रूमेंट को 0 पर रखे हैं तो रियली यह 0 पर है या नहीं है, क्या 0 से आगे है या 0 से पीछे है। अगर आगे है तो इसका मतलब आप पहले से ही उतना आगे है, इसका मतलब है हर रीडिंग में से उतना घटाना चाहिए, और अगर पीछे है तो हर रीडिंग में उतना जोड़ना चाहिए। इसीलिए ये जीरो एरर प्लस और माइनस दोनों में लिखा जा सकता है। तो फिलहाल हम अपने सेटअप पर देखें तो हमारे सेटअप में जो स्थिति है वो ठीक ठाक है, और मैं कहीं से भी जीरो जो एरर हमारे पास है वो जीरो एरर नहीं है। हम जब 0 पर हैं तो हमारा स्केल 0 पर ही है। अब हम इस पर कितने स्केल हैं उससे आपसे परिचित कराएं तो आप देखेंगे कि इस वर्नियर कैलिपर्स में कुल मिला करके 2 स्केल नजर आ रहे हैं। एक आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, देख रहे हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल स्केल बना हुआ है,
ये ध्यान रखिए कि हॉरिजॉन्टल स्केल पर एक लाइन भी खींची हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वही हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मैच कराना पड़ता है सर्कुलर स्केल पर। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही होगी और टेबल अगर स्केल देखें तो एक टेबल ये बना हुआ दिखाई दे रहा है और एक आपको ये सर्कुलर स्केल पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर इस स्थिति में आप देखें तो आप देखेंगे कि कुछ ये आपका है और निश्चित तौर पर आप चूंकि पहले से थियरी में पढ़े हुए हैं 9th स्टैंडर्ड से ही तो परिचित होंगे। अब आप देखिए तो एक अब हम सबसे पहले निकालेंगे कि इस हॉरिजॉन्टल टेबल पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, ये जो टेबल है, इस पर हम क्या मिनिमम पढ़ सकते हैं और फिर देखेंगे कि सर्कुलर स्केल पर कितने डिविजन्स हैं। अगर आप देखें तो ये सिंपली सेंटीमीटर स्केल है और यहाँ आप देखेंगे तो सेंटीमीटर स्केल है। तो अभी अभी जस्ट मैंने मीटर स्केल पर सेंटीमीटर स्केल का लिस्ट काउंट आपको पढ़ के बताया है। जो लिस्ट काउंट आपका कितना आया हुआ था 0.1 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी अगर आप पूरा इसको ओपन करें तो अब आप पूरा अच्छे से देख सकते हैं। ये आप देखिए ये आपका 0 और 10 सेंटीमीटर लिखा दिखाई दे रहा है। 10 तो 10 नहीं है बल्कि ये चूँकि वैल्यू आपको पूरी दिखाई जा रही है मिलीमीटर में। तो इस तरह से ये 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। तो वास्तव में ये सेंटीमीटर में अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। इसका मतलब आप इस पर कम से कम कितना पढ़ सकते हैं 1 मिलीमीटर पढ़ सकते हैं। 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर कट दिख रहा है। तो आप देखिए मेन स्केल पर हम कितना मिनिमम पढ़ सकते हैं 1 मिलीमीटर, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आपको मैंने लिस्ट काउंट क्या बताया था कि मेन स्केल के 1 स्मॉल डिवीजन की वैल्यू अपान नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल पर अब डिवीजन्स कितने हैं अगर वो देखें तो आप देखेंगे यहाँ से तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि 0 के आगे 10 है और 0 के पीछे 90 है। इसका मतलब है 90 से 10 डिवीजन और आगे बढ़ेंगे तो 0 पर आप आ रहे हैं। मीन्स सर्कुलर स्केल पर 100 डिवीजन्स हैं। दिख रहा है। तो ये 100 डिवीजन्स हैं। अब 100 डिवीजन्स हैं इसका मतलब है कि 0.1 सेंटीमीटर मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू और अपान नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल दैट इज 100। तो 0.1 डिवाइडेड बाई 100 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर बात, वैल्यू स्पष्ट हो रही है। तो ये क्लियर कट ये आपने जाना कि जो आपका सेटअप है स्क्रू गेज, इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना आ गया 0.001 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए कुछ डेटा यहाँ करते भी चले। तो अगर आप देख रहे हो तो आप इस तरह से सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया स्टॉपवॉच का 0.1 सेकेंड। अब आपने देखा जीरो एरर हमारा है नहीं तो 0.000 ये 0.00 इसलिए लिया गया क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी स्केल पर अगर हमको लिखना होता है तो नियमतः पॉइंट के बाद उतने जीरो लगाने चाहिए जितना कि लिस्ट काउंट आ रहा है जिस ऑर्डर का। तो इसकी हमारे अंदर इस सेटअप में जीरो एरर नहीं था। अब आइए तो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट हमने पा लिया 0.001 सेंटीमीटर। ये इतनी बातें हमारी पूरी हुई। तो ये शुरू करने के पहले सेटअप पर जो हमको इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करना था उसके लिस्ट काउंट को हमने सबसे पहले देखिए पढ़ लिया और यहाँ लिख दिया। अब आगे बात करें तो अगर आप चाहते हैं तो एक एडिशनल यहाँ बढ़ा सकते हैं लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल 0.1 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए ये काम पहला काम होता है वो हमने पूरा कर लिया। अब सेटअप की ओर चले तो जैसा अब सेटअप आपके सामने है और इस सेटअप पर हम काम करेंगे तो आपको बाकी चीज़ें कैसे डेटा हमको लेना है वो आपको खुद ही दिखाई देगा। तो अब आप देखिए सबसे पहला काम हमारे सामने जो मीटर स्केल का है उसको हम करने का करेंगे और मीटर स्केल में क्या क्या मीटर स्केल से मेजर करना है वो आपको दिखाई दे रहा होगा सी में अदर मेजरमेंट्स में। अदर मेजरमेंट्स में सबसे पहले देखिए लेंथ ऑफ द वायर जिससे आपने मैक्सवेल नीडल को लटकाया है। कई जगहों पर इसको पाइप भी लिखा गया है।
कुछ किताबों में पाइप बेस को लिख देते हैं लोग, इसलिए कई बार वहाँ देखेंगे लेंथ ऑफ मैक्सिमम ड्रिल जहाँ लिखा है वहाँ लिखा जाएगा कि लेंथ ऑफ हालो पाइप या हालो सिलेंडर। क्लियर है? थोड़ा सा ये देखिएगा, तो ये सब अपनी भाषा है। अब आप देखें, अब इसके लेंथ को नापने में 2-3 जगहों पर अलर्ट रहिएगा। पहला अलर्ट कहाँ रहना है, ये देखिए कहाँ से आप लेंथ को माने, तो ये माना जाता है कि ये वायर मिडिल तक है, ठीक है, और यहाँ कहाँ है, मिडिल तक है। तो सबसे पहले हम मेज़रमेंट जब लेंगे तो अपने मेज़रमेंट में ध्यान रखेंगे कि हम वायर को ठीक ढंग से नापें, क्योंकि आप देख रहे हैं इसीलिए लीस्ट काउंट बहुत है नहीं, 0.1 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए सबसे पहला काम करेंगे कि आप इस सेटअप को कुछ ऐसे ढंग से रखिए कि जहाँ से आप आसानी से मेज़र कर पाइए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मिडिल पर इसे रख लिया, और मिडिल पर रखने के बाद अब यहाँ देखिए ये मिडिल तक हम इसको देखेंगे, इसकी लंबाई को मान लेंगे। तो अगर हम मिडिल से मिडिल तक गए तो हमने देखा कि 48 सेंटीमीटर की लंबाई नज़र आ रही है। तो 48 सेंटीमीटर हमने देखा कि ये वायर की लंबाई हम मान सकते हैं। तो 48 सेंटीमीटर आप नोट करते रहेंगे अपना डेटा। तो 48 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ द वायर कितना हो गया, 48 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप देखें तो लेंथ ऑफ द वायर पर अगर आप देखिए किसी भी मेजरमेंट को एक से अधिक बार करना चाहिए, ताकि बाई चांस आपसे पढ़ने में अगर कोई गलती हुई हो तो आप उसको अपने आप को देख सकें। तो वैसे मैंने फिर से देखा तो मिडिल से मिडिल तक अगर मैं देख रहा हूँ तो 48 सेंटीमीटर ही दिखाई दे रहा है। अब सेकंड देखिए मेजरमेंट क्या है, लेंथ ऑफ द मैक्सवेल नीडल। मैक्सवेल नीडल ये आपके सामने है। जब आप इस मैक्सवेल नीडल को पढ़ने की ओर चलेंगे तो मैक्सवेल नीडल में आप कुछ इस तरह से मेजरमेंट पाएंगे, और ये मेजरमेंट जो आ रहा है ये आ रहा है 40.6 का आ रहा है, 40.6। फिर से इसको चेक कर लीजिए। हरदम मैं कहता हूँ कि अपने को इंश्योर करके चलिए ताकि आप जो पढ़ रहे हो उस पर आपको कॉन्फिडेंस रहे। तो 40.6 आप इसके इस वैल्यू को पाते हैं, 40.6 सेंटीमीटर। क्लियर बात? अब देखिए ये दो आपके इनिशियल काम थे, मीटर स्केल का काम इतना ही था जो आपने कर लिया। एक आपने देखा कि लेंथ ऑफ द वायर, और दूसरा आपने देखा लेंथ ऑफ द मैक्सवेल नीडल। अब ये दो काम करने के बाद आप अगले काम की ओर चलें कि अब आपको मास क्या दिए जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास सॉलिड मास दिए गए हैं। जिस सॉलिड मास में हमारे सामने जो दिया गया है, एक पर लिखा है 243 और दूसरे पर लिखा है 241। तो 243 ग्राम एक का वेट है, एक का वेट है 241 ग्राम। ये आपको डायरेक्ट दिया जा रहा है मेजर्ड, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है मार्कर से। तो अगर हम देखें तो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो दोनों को जोड़ करके हम पाएंगे कि एक के मास को हम 242 मान करके चलेंगे। तो 242, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ लिख देते हैं कि सॉलिड की बात की गई है, तो 243 और प्लस 241 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू, या अगर हम ये m 2 को बल्कि हम 2 हटा देते m2 सीधे लिखें, क्योंकि फार्मूले की डिमांड में m2 m1 ही है, तो हम सीधे उसकी बात करते हैं। तो m2 की जो वैल्यू आती हुई नजर आ रही है वो आ रही है 242 ग्राम, ये आपका। ठीक, अब इसी तरीके से अगर आप देखें तो आपके पास दो हालो सिलेंडर दिए जाएंगे। इन हालो सिलेंडर्स पर आप देखिए 60 ग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसका मतलब दोनों के वेट सेम है, 60 ग्राम। ठीक है, तो 60 ग्राम है तो आप इसमें कोई एवरेज निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, m1 60 ग्राम हो गया। इस तरह से देखिए पहला काम हमने किया कि जो अदर मेजरमेंट्स पे जितने डेटा की जरूरत थी वो सारे डेटा हमने निकाल दिया। ठीक, अब बढ़ते हैं रेडियस की ओर, देन आगे हम बात करेंगे। रेडियस मतलब जो आपका B दिख रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ द वायर। अब ध्यान से उस टेबल को देखिए। उस टेबल में सेकंड कॉलम लिखा हुआ है रीडिंग
along any diameter, जिसको हमने A नाम दिया है, along any diameter, नॉर्मली दो तरीके से देख सकते हैं, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टल, लेकिन फिर भी वहाँ देखिए साफ साफ लिखा है। तो देखिए सबसे पहला ये काम क्यों किया गया है, देखिए एक परपेंडिकुलर कहा जा रहा है लेने को, जो भी लिए है उसके परपेंडिकुलर, और एक किसी भी लीजिए, ताकि ये वायर में जो ऐठन है, वायर कहीं दबा है, इसका असर कहीं है तो वो देखा जा सके। तो इसीलिए देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इस स्क्रू गेज को कुछ इस तरह से लगाया। अब देखिए ये हमने स्क्रू गेज को कसना शुरू किया, स्क्रू गेज लगभग कसा जा चुका है, देख रहे हैं। इतना नहीं कस देना है कि आप निकाल ना पाइए, क्योंकि आप पढ़ेंगे कैसे। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपका टाइट होने की स्थिति हो तो उसी समय आप जान लें कि एग्जैक्टली ये क्या इसका है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा देखिए अब लगभग टाइट हो चुका है, और मैंने अब इसको पढ़ना है। तो अब देखिए जब हम पढ़ने की ओर चलेंगे तो आप देखिए सबसे कैसे पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि मेन स्केल पर कितना डिवीज़न हम बढ़ें। तो मेन स्केल पर अभी हमको 1 डिवीज़न दिखाई दे रहा है, स्मॉल डिवीज़न, और 1 स्मॉल डिवीज़न का मतलब 1 मिलीमीटर, दैट इज़ 0.1 सेंटीमीटर। तो ये 0.1 सेंटीमीटर हम मेन पर चल दिए। तो 0.1 जब मेन पर चले तो सबसे पहले लिखने का तरीका कैसे होता है ये ध्यान रखिए। देखिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0.1 हमने पहली रीडिंग हम निकालने की उठ गए, 0.1 हमने मेन स्केल पर चल दिया सेंटीमीटर, और प्लस अब देखिए देखते जा रहा है इस सर्कुलर स्केल पर हम कितना डिवीज़न चले। तो कैसे पढ़ते हैं सर्कुलर डिवीज़न पर, तो हम कहते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई है वह लाइन सर्कुलर स्केल पर जिस डिवीज़न से कोइंसाइड करेगी, इसका मतलब उतना डिवीज़न हमने सर्कुलर स्केल पर तय किया। क्लियर बात। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जिस सर्कुलर स्केल पर जिस डिवीज़न से कोइंसाइड करेगी उतना हम सर्कुलर स्केल पर चले हैं, ऐसा हमको मालूम है, थियरी में पढ़ाया गया है। अब इतने आसानी से यह नहीं दिखता है, तो कई बार इसको लेंस लगा करके भी देखना पड़ता है। तो बहुत, क्योंकि आप देख रहे हैं लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, तो इतना सेंसिटिव तभी ना पढ़ पाएंगे जब वो खुद सेंसिटिव रहेंगे। तो ये ध्यान रहे। तो अगर मैं इसको देख पा रहा हूँ तो जैसा 59 पर मेरा कोइंसाइड किया हुआ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब सर्कुलर स्केल पर हम कितना चल चुके हैं, 59 डिवीज़न। और सर्कुलर स्केल पर एक डिवीज़न की वैल्यू क्या है, जो लिस्ट काउंट है, तो 0.001 मल्टीप्लाइड बाई 59, तो